गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स टू मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। हमने कल हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में चैप्टर देखा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और आज उसी सेक्शन का चैप्टर का हम सेकंड लेक्चर देखने जाएंगे। तो कल जो हमने इस चैप्टर में चीजें पढ़ी थी उसी को आज हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे कि कल इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखे थे। सबसे पहले तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में मैंने जो चीजें बताई थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे 3 अलग अलग सेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एक बार फिर से उस चीज को हम देखेंगे कि ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की हमने कल बात की थी या जो कल हमने टॉपिक्स बात की थी वो क्या क्या है। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें हमने कल कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने इसमें बात की थी प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जो सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्सेस पे बेस्ड है, नेचुरल रिसोर्सेस पे, और जितनी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस से आ रही हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो कॉमन एग्जांपल हमने देखा था वो था एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर यानी क्रॉपिंग या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटी है वो प्राइमरी सेक्टर में जाती है। अब प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर, इसको हमने एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ एम्बेड किया था। वो कॉन्सेप्ट था हमारा जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसे हम नेशनल इनकम के साथ भी जोड़ते हैं। नेशनल इनकम यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर ओवरऑल जो प्रोडक्शन था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसको हमने बात की थी। यानी प्राइमरी के साथ द रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, द रोल ऑफ टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अब बात ये हुई थी कि सर सेकेंडरी सेक्टर में क्या है। सेकेंडरी सेक्टर का मैंने एग्जांपल दिया था जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, जो प्रोडक्शन का काम होता है, फाइनल गुड्स जो बनता है। बिस्किट वाला एग्जांपल हमने लिया था लेक्चर में कि जो बिस्किट का फॉर्मेशन है किसी भी कंपनी का, वो उसका टोटल प्रोडक्शन जो फाइनल वैल्यू है उसमें हम इंक्लूड करते हैं। यानी जीडीपी के अंदर जब किसी भी चीज की वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है तो वो वैल्यू आप कैसे कंप्यूट करोगे फाइनल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू कैसे आती है? फाइनल वैल्यू बेसिकली क्या इंक्लूड करती है? इट इंक्लूड्स ऑल फाइनल प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज। फाइनल प्रोडक्शन को इंक्लूड करती है। फाइनल प्रोडक्शन, इसका एग्जांपल कैसे लिया था? सेकेंडरी सेक्टर में अगर बिस्किट बनाने वाली कंपनी है तो उसके आटे खरीदने का, शक्कर खरीदने का, उसके बिस्किट बनाने का कॉस्ट, जो सारा कॉस्ट है फाइनल प्रोडक्ट जब तक वो बना के दे रहा है एज अ बिस्किट, वो सेकेंडरी सेक्टर की फाइनल वैल्यू है। ऐसे ही प्राइमरी की फाइनल वैल्यू और ऐसे ही टर्शरी सेक्टर की फाइनल वैल्यू, जिसमें हम बात करते हैं एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज, यानी इस तरीके की जो सर्विस सेक्टर है। यानी टर्शरी सेक्टर को अगर मैं दूसरा नाम देना चाहूं तो यह है सर्विस सेक्टर। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक सर्विस सेक्टर ही है। तो तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन की हमने बात की थी। तीनों प्रोडक्शन की कलेक्टिव जो वैल्यू है वो जीडीपी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। तो अब जब इस चैप्टर में हमने यहां तक की बात की थी तो आज का जो चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे कि जो हम कल देखा था हमने कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनका जो शिफ्ट है एम्प्लॉयमेंट में, एग्रीकल्चर में, इसकी हमने एक बात की थी, ग्राफिक वैल्यू के ऊपर बात की थी। एक बार शॉर्ट में उस चीज को देख लेते हैं, उस रिवीजन को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमने बात की थी तीनों सेक्टर की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों का कोलैबोरेटिव हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि तीनों का रोल क्या है। हमने बात की थी प्राइमरी सेक्टर जो है ये एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो हैं, जो सीधे सीधे लैंड बेस हैं और माइनिंग बेस एक्टिविटीज हैं या फिशरीज बेस एक्टिविटीज है, सेकेंडरी सेक्टर में जाता है। देन हमने बात की थी टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, जिसका टोटल प्रोडक्शन मतलब एक डॉक्टर की जो सैलरी है, एक इंजीनियर की जो सैलरी है, स्कूल का जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सैलरी दे रहा है, जो सर्विस दे रहा है, एजुकेशन को स्प्रेड कर रहा है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कल हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की जो कोलैबोरेटिव वैल्यू है, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट वैल्यूज। इसका क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। यानी इस चैप्टर में ये फर्स्ट सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है। देन शिफ्ट फ्रॉम 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनका जो शिफ्ट है, यानी कि कैसे आजादी के बाद प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस नो डाउट ज्यादा है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन भारत में आज भी एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है, लेकिन
धीरे धीरे जो हमने कल ग्राफ देखा था उसमें हमने बात की थी कि टर्शरी का रोल बढ़ता जा रहा है। देन हमने दो कंपैरेटिवली पैरेटल स्टडी की थी कि शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी में प्राइमरी और सेकेंडरी का रोल कैसे कम हो रहा है और टर्शरी का रोल धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने केस स्टडी भी की थी कि जो टर्शरी है, टर्शरी सेक्टर क्योंकि ज्यादा रिच जो है बेसिकली इनकम जनरेट करता है ड्यू टू एजुकेशन, उसका शिफ्ट ज्यादा ऊपर जाता है। देन हमने बात की थी एम्प्लॉयमेंट की, जो एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया में कैसा है, अर्बन एरिया में कैसा है। हमने बात की थी कि अर्बन एरियाज में कैजुअल लेबरर्स डोमिनेट करते हैं जबकि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर लेबरर्स डोमिनेट करते हैं। दोनों के ही केस में अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो हमने देखा था, डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ये दोनों पैरामीटर हैं डिसग्यूज और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि डायरेक्टली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से जनरेट है। अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है यानी उसकी अर्निंग नहीं है या वो लेस अर्न कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है उसका इकोनॉमिक योगदान या जीडीपी में योगदान कम होगा। अगर मैं एक इनकम कमा रहा हूं, लगातार मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरा जीडीपी में जो काउंट है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन एक फार्मर है, एक एग्रीकल्चर लेबरर है, एक कैजुअल लेबरर है, उसकी जब इनकम नहीं बढ़ रही है प्लस वो पॉवर्टी में भी जा रहा है तो वो लायबिलिटी बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने बात की थी। देन हमने ये दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी जो मैं फिर एक बार बता दूं आज कि अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बड़ी प्रॉब्लम है अर्बन और रूरल दोनों ही एरिया में, वहां पर डिसग्यूज और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत सिंपल सी बात है कि जो डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिकली डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट हमने बात की थी जब व्यक्ति क्षमता से कम अपना काम कर रहा है ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क। इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि ये 4 लोग हैं, चारों लोग एक ही फार्म पर काम कर रहे हैं जबकि इस फार्म की टोटल प्रोडक्टिविटी कम ही है। यानी इस फार्म पे अगर मैं 5 लोग भी लगा दूंगा तो भी इस फार्म से उतना ही क्रॉप प्रोडक्शन होगा जितना बेसिकली मैं 2 लोगों को एम्प्लॉयड करके करा रहा हूं। लेकिन सिर्फ क्योंकि यहां पर मैनुअल लेबर या मैनुअल पावर ऑफ वर्क पावर या पोटेंशियल पावर जो है वो वेस्ट हो रही है, प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो बेसिकली ये अंडर डेवलप्ड है या छुपी हुई बेरोजगारी के शिकार है। इनकी इनकम सोर्स कभी नहीं बढ़ेगी क्योंकि जब सिमिलर आउटपुट है, सिमिलर प्रोडक्शन है तो इनकम सोर्स कैसे डेवलप हो जाएगी? ठीक है, तो क्लियर कॉन्सेप्ट यहां क्या निकल के आता है कि इनकम सोर्स का रोल तभी डेवलप होता है जब आप उस व्यक्ति को निकालकर कहीं बाहर स्किल्ड कर उसके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ। भाई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पर्सन ए है, इसके 3 बेटे हैं। एक बेटा जो है वो लिटरेट है, अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है, दूसरा बेटा 5th क्लास पास है, ठीक है ना, 5th क्लास में इसने, और तीसरा बेटा फार्मर है, कृषि करता है लेकिन एजुकेटेड है। अब अगर ये तीनों ही एक छोटे से खेत पर, इसके फादर के छोटे से खेत पर काम करेंगे, ठीक है, तो क्या उस खेत पे जिस पर एक व्यक्ति के काम करने से 100 बोरी गेहूं हो रहा था, सिमिलर प्रोडक्शन हो रहा था, क्या उन 2 के एक्स्ट्रा लेबर से, मैनुअल लेबर से उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा? प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो लैंड बेस हो रहा है। क्लियर? तो ये लोग जब किसी और सेक्टर में जाएंगे, कहीं स्किल्ड जॉब में जाएंगे, मान लीजिए जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो किसी सेकेंडरी सेक्टर के एरिया में जाकर जॉब करने लगा, एम्प्लॉयमेंट करने लगा, तो उसकी इनकम लेवल बढ़ी। अब जब उसकी इनकम लेवल बढ़ी तो उसने अपने साथ अपने टोटल कोलैबोरेटिव फैमिली की इनकम को बढ़ाया नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। जो 5th क्लास पास व्यक्ति है वो अगर गांव में ही कोई दूसरी शॉप या कोई दूसरा स्किल्ड वर्क या मैनुअल वर्क लेकर काम करता है तो उसकी इनकम में इजाफा हुआ। तो क्या कोलैबोरेटिव इस पर्सन ए यानी जो किसान है उसके कोलैबोरेटिव फैमिली इनकम में इजाफा हुआ या नहीं हुआ? बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई? हुई। तो वही बात हम यहां कर रहे हैं कि जो ओवरऑल वैल्यू है यानी जो ओवरऑल जो इसका वर्क जनरेशन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट में इसीलिए पोटेंशियली आदमी एम्प्लॉयड तो दिखता है, काम करता हुआ तो दिखता है, लेकिन उसकी जो वर्क कैपेसिटी है वो वर्क कैपेसिटी कम आती है। तो ये जो तीनों चीजें हमने यहाँ डिस्कस की, जो तीनों चीजें हमने यहाँ बात की, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि तीनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। अब इसको अगर एक क्वेश्चन के फॉर्मेट से भी अगर देखें तो मैं क्वेश्चन दे सकता हूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर अंडर एम्प्लॉयमेंट डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट तो एक ही तो है। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अपेरेंटली हिडन, जिसको हम छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, और उसी का ये प्रोफार्मा है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे। एक तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए सरकार को या गवर्नमेंट को क्या प्रावधान देना चाहिए। कुछ ऐसी स्कीम की बात हम करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि सरकार के द्वारा मनरेगा एक स्कीम लॉन्च की, सरकार अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े या स्किल जनरेशन, और स्किल जनरेशन से व्यक्ति एम्प्लॉयड दिखे। क्लियर? दूसरा हम ये देखते हैं कि जो
एक सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति, अगर मैं आज एक काम कर रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर में, तो मेरा एजुकेशन सेक्टर किस तरीके का सेक्टर है, मुझे अर्निंग मिल रही है तो कैसे अर्निंग मिल रही है, मेरे साथ दुनिया में हजारों लोग जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके के सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या वो ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज है, जहां सैलरी, जहां छुट्टी, जहां लीव्स, जहां सिस्टम ऑफ वर्क इज डिफाइंड, या वो ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां सिस्टम ऑफ वर्क इज अनडिफाइंड, या ऐसा वर्क है जहां जिस दिन नौकरी करने जाते हो तब पैसा मिलता है, अदरवाइज पैसा नहीं मिलता है। तो ये जो एक पैराडिग्म है, ये जो एक शिफ्ट है एक साइड से दूसरी साइड पर, इस शिफ्ट को आप कैसे समझोगे? द वर्क विच इज बेस्ड ऑन दिस सेक्टर्स, बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, दो ऐसे सेक्टर हैं शेयर ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां प्राइवेट लोगों की पूरी इंडिपेंडेंसी होती है वर्क करने की, और एक ऐसा सेक्टर जहां गवर्नमेंट अपनी ऑक्यूपेंसी रखती है। इन्हें हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। एक शार्प सा जो रिवीजन है इस चैप्टर का, बहुत सिंपल सी बात करता है कि इसमें आपको सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, जो बहुत इजी है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का शिफ्ट कैसे हुआ। तीसरा, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट किस वजह से जनरेट होता है, ठीक है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स जिसमें मनरेगा जाएगी। और तीसरा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये कंसाइज वे में जो पूरा एक शिफ्ट आप यहां देख रहे हो, वो बेसिकली कहां से शुरू हो रहा है, इस चैप्टर के डेप्थ में। और इस चैप्टर में आपको एग्जांपल्स बहुत मिलेंगे, और जितना इस एग्जांपल से इस चैप्टर को समझोगे उतना ही आप इसको पढ़ पाओगे। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को आगे शिफ्ट करेंगे लेक्चर 2 में। अब बात करते हैं कि प्रावधान कैसे बदले इस लेक्चर के अंदर। देखो, भारत सरकार अक्सर ये कोशिश करती है कि भारत की जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसके एम्प्लॉयमेंट का हम ध्यान रखें। आप अक्सर सुनते हो कि कौशल विकास निगम, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अन्नपूर्णा अंत्योदय योजना या टारगेटेड रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये ऐसे बड़े फील्ड्स हैं जहां पर सरकार ये कोशिश करती है कि हमारी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उस मास पॉपुलेशन को एम्प्लॉयड करें, ताकि उनका इकोनॉमिक जनरेशन जो है वो बाहर आ सके। अब क्योंकि हर व्यक्ति की इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो ऐड होती है किसके अंदर, इकोनॉमिक सेक्टर्स में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। सबसे पहला एफर्ट किया गया है मनरेगा। पहले ये नरेगा कहा जाता था, जब तक नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्या लिखा हुआ है, एक्ट, ये देखो एक्ट, कानून। एक कानून के तहत 100 डेज ऑफ वर्क हर राज्य में दिया जाएगा। ये कानून से पास किया गया एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसलिए कोई भी सरकार आए इसको बदल नहीं सकती, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत हर गांव के अंदर खास करके महिलाओं को पहले जो है प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसमें 100 डेज ऑफ अश्योर्ड वर्क दिया जाता है। इस पे एनटीएससी प्लस बोर्ड दोनों के बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया रिसेंटली मेड अ लॉ मतलब एक कानून बनाया गया है, एक लॉ बनाया गया है, जिसमें लिखा गया है, जिसको राइट टू वर्क के साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ा गया है। इसे फंडामेंटल राइट्स के साथ भारत की 625 डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ इसको लॉन्च किया गया था, एक साथ इसको स्टार्ट किया गया था। और क्या प्रावधान है, इट इज कॉल्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो एनटीएससी का बनता है कि नरेगा लॉन्च कब हुआ था, 2005, अक्टूबर 2005, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ था, 625, ठीक है। इसके अंदर अंडर नरेगा ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ, वो सभी जो काम करने की अवस्था में है और करना चाहते हैं, वर्क हैव बीन गारंटीड फॉर 100 डेज, उन्हें 100 दिन का तो नेसेसरी वर्क मुहैया कराया जाएगा। सरकार चाहे वो गांव के अंदर विकास करा रही हो, गांव में पानी के लिए तालाब खुदवा रही हो, गांव के विकास के लिए टंकी बनवा रही हो, तो कोई भी ऐसा वर्क जो विलेज लेवल पे चालू हो रहा है, स्पेशली दिस ये जो हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली विलेज लेवल के अंदर ही ज्यादा एक्टिव चलता है। तो ऐसा कोई भी वर्क, क्योंकि देखो कौन चला रहा है इसको, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चला रही है, ठीक है। तो इसके अंदर 100 डेज का अश्योर्ड वर्क मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट 100 डेज का अश्योर्ड वर्क नहीं दे पाती है तो वो क्या करेगी, अलाउंसेस, भत्ते, यानी एक फिक्स अमाउंट देगी, भत्ते देगी, जिससे वो व्यक्ति को अगर काम नहीं मिल पाया तो उसको 100 रुपये दिन का या जो भी है 50 रुपये दिन का उसको अलाउंस दिया जाएगा। क्लियर। तो ये एक सिस्टम और हो गया। तो एक एग्जांपल है कि कैसे सरकार इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चलाती है जिससे वो
क्या कर रहा है, अपने यहाँ पर जो भी एक वर्क है उसको व्यक्ति अपना एक्सेस कर सके, अपना विकास कर सके, अपने इकोनॉमी में अपना शेयर दे सके। क्लियर। अब हम बात करते हैं द नेचर ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर रोजगार या एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलता है, या रोजगार मिलने की एक जो त्वरित विकास की जो गति है वो क्या है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम बहुत एक कॉमन सी चीज समझेंगे कि इस सेक्शन में हम बात करेंगे दो ऐसी चीजों की, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल। एक लड़का है सुरेश, वो एक मेडिकल स्टोर पे काम करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, मेडिकल स्टोर, आपको पूरा सेक्शन ही याद हो जाएगा। एक लड़का है सुरेश, मेडिकल स्टोर पे काम करता है, मेडिकल स्टोर पे जॉब मांगने आया। उसने बोला मुझे दवाइयों की छोटी मोटी मैंने एक डिग्री करी हुई है और मुझे पता है और मैं दवाएं ला के निकाल के दे सकता हूँ और दे सकता। उसको रख लिया मालिक ने कि ठीक है कल से आ जाना। क्या बोला, कल से आ जाना। कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, कोई रिटर्न उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, उसको बुला लिया। ठीक है, सुरेश काम करता रहा 1 महीने 2 महीने 3 महीने। मालिक ने बोला कि तेरा वर्क देखने के बाद तुझे सैलरी दूंगा। 3 महीने बाद जब सुरेश ने अपना पैसा मांगा तो मालिक ने उसे अपने हिसाब से 5,000 रुपये दे दिए। ठीक है, सुरेश ने बोला सर 5,000 किस हिसाब से दिए हैं कि तेरे 3 महीने का वर्क। तो उसने बोला कि सर मुझे तो लगा था कि आप 5,000 रुपये 1 महीने का दोगे। तो मालिक ने बोला जितना तेरा काम है उतना ही मैंने अपने हिसाब से दिया है और यही मिलेगा। सुरेश ने बोला कि सर इसमें तो काम नहीं होगा। तो सुरेश को बोला गया कि तुम चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब जब उसका एम्प्लॉयमेंट जाने का डर हुआ तब सुरेश ने बोला कि नहीं सर ठीक है मैं काम करता हूँ लेकिन थोड़ा पैसा मेरा बढ़ा देना। मालिक ने बोला ठीक है बढ़ा दूंगा। क्लियर। अब कुछ दिन बाद सुरेश को अपने गांव किसी काम से जाना पड़ा और उसने मालिक से बोला कि सर छुट्टी चाहिए, मुझे गांव जाना है। मालिक ने बोला कि ठीक है चले जाओ। ठीक है, कब तक आओगे। जब मालिक सुरेश अपने गांव से लौट के आया और उसको दूसरे महीने की सैलरी मिली जो वही थी 5,000, उसमें से कुछ पैसा कम पाया। तो उसने अपने मालिक से पूछा कि सर ये पैसा आपने कम क्यों किया। तो उसने बोला तुम गाँव गए थे 2 दिन की छुट्टी पर तो मैंने इसमें से पैसा काट लिया। तो सुरेश ने बोला सर कितना पैसा आपने काटा मुझे बताओ। कि जितना दिया है वो मैंने दिया है, अगर नहीं चाहिए तो ये भी दे दे, नौकरी मत आना। दैट मीन्स एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें ना तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता हो, ना कंडीशंस पता हो, ना अपने इनकम का पता हो, ना आपको अपने बेनिफिट्स का पता हो। इस तरीके का जो एम्प्लॉयमेंट कोई भी व्यक्ति किसी भी सेक्टर में कर रहा है, चाहे वो मेडिकल स्टोर का हमने एग्जांपल लिया, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे छोटे प्लांट हो, चाहे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चलने वाला काम हो, चाहे कैजुअल लेबर कर रहा हो या रूरल लेबर कर रहा हो, ज़्यादातर इस तरीके के सेक्शन को हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां पर जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला है वो अपने अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करता है, उसके अनुसार वो उसको पैसा देता है, उसमें कोई नियम कायदे कानून कंडीशंस एंड रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं। बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स अनस्किल्ड या लेस लिटरेट लोगों के वजह से और उनके डेवलप ना होने की वजह से उनके एक्सप्लॉयटेशन का रीजन बनता है। क्लियर। अब ये तो बात की मैंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, पॉइंट्स बाद में देखेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। ऑर्गेनाइज वर्ड से पता चल रहा है जो ऑर्गेनाइज है। जैसे मैं हूं, मैं आज एक जॉब करने जाता हूं, मैं अपना एक सीवी अपना रिज्यूमे उनको दिखाता हूं कि मैंने इतना काम किया है, ये मेरी प्रीवियस सैलरी थी। तो वो मुझे जॉब देते हैं, जॉब के साथ एक लेटर देते हैं कि मुझे एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन किया गया है, मुझे हर महीने फिक्स लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है, 2 लीव या 1 लीव, मुझे अपनी सैलरी के साथ सैलरी का लेटर मिलता है, सैलरी की स्लिप मिलती है। ठीक है, मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मुझे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मिलते हैं, अगर मैं छुट्टी लेता हूं तो पैसा नहीं कटता है, मेरे को पेड लीव्स मिलती हैं। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए काम करते समय तो मेरा एम्प्लॉयर मेरे मेडिकल जो बिल है उसको भी उठा सकता है, अलग अलग फैसिलिटीज। दैट मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर वो जहां एम्प्लॉयमेंट, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज क्लियरली मेंशन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जहां एम्प्लॉयर आपको जो भी काम करवा रहा है उसकी नेचर, आपको सर्विस, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज और मेरा पैसा समय के साथ मेरे एम्प्लॉयमेंट के साथ बढ़े, वो चीज़ भी होती है। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो एक फिक्स सेक्टर पे, एक फिक्स पैटर्न में काम करते हैं। वहाँ एम्प्लॉयर्स का गुडविल, उनकी बेनिफिट्स देखे जाते हैं और उनको अप्रोप्रिएट तरीके से एनरिच भी किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयज गेट्स अश्योर्ड वर्क विद द बेनिफिट ऑफ इनकम, यानी जहां लोगों को पक्का काम मिले, अपने किए गए काम के अच्छे पैसे मिले और समय के अनुसार पैसे में बढ़ोतरी भी मिले। क्लियर। जबकि अगर बात करें अनऑर्गेनाइज की, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्स, जो टूटा फूटा है, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है,
एक चाय की दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति जो चाय बांटने का काम कर रहा है, उसको कितने भी पैसे में चाय की दुकान वाले ने लगा लिया, उसकी इच्छा है वो जब उसको निकाल सकता है, उसकी इच्छा है वो जब उसको काम पैसा कम दे सकता है, कोई सीक्वेंस नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते उसके खिलाफ, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए जो बेचारे इस तरीके के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो भी हम बात करेंगे। विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैं जमींदार, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, मुझे उस पर खेती करवानी है, बहुत सारे लेबर को मैंने बुला लिया, लेबर बहुत सारी आई तो मैंने फ़ायदा उठा लिया कि इतनी लेबर काम कम है, मैंने कहा जो मैं पैसा दूंगा उसमें काम करो तो आओ वरना मत आओ। अब जो बेचारा ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरत है, कैजुअल लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर है, जितना पैसा मैं दूंगा उसी में आकर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही गया। अब गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, जब खेत किसी का मालिक उस वो है, वो अपने हिसाब से उनको पैसे दे रहा है, तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब यही सिस्टम एक प्रॉपर बड़े सिस्टम में जाता है, जब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति गवर्नमेंट से कोई काम लेकर सेम चीज फॉलो करे तो वो गलत है। तो उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। देन द जॉब इज रेगुलर, ऑर्गेनाइज में आपकी जॉब रेगुलर है, ठीक है। हैज फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करने जाते हो, आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है, ओवर वर्क नहीं कराया जाता है। इफ पीपल वर्क मोर, अगर ज़्यादा काम मिले तो पैसा भी ज़्यादा मिलता है फॉर द ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, एंड दैट पर्टिकुलर सेक्शन विच इज एम्प्लॉयर की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयर अपने बेनिफिट शेयर करता है एम्प्लॉय के साथ। नाउ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जॉब्स आर लॉ पेड। सबसे पहले तो कि जो अर्निंग या इनकम का जो लेवल है या जो इनकम सोर्स का जो क्राइटेरिया है वो कम होता है और वो ड्रास्टिकली चेंज भी हो सकता है। ऑफन नॉट रेगुलर, नो लीव्स एंड नो बेनिफिट्स टू दी वर्कर, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो ही गया। बेसिकली ये जो सेक्शन है ये क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफरेंशिएट, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में भेद बताएं या इनका डिफरेंस बताएं। अब एक और देखते हैं, वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमने देख लिया। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, पीपल कैन आस्क टू लीव विदाउट एनी रीजन, जैसे मैंने बताया सुरेश वाले केस में, जैसे मैंने बताया जमींदार वाले केस में, किसी भी आधार पर आपको निकाला सकता है, आप अपने आपको अपना राइट टू प्रोटेक्ट है ही नहीं, क्योंकि आप अनऑर्गेनाइज में करते हो। मैं मालिक हूं, मैंने जब काम दिया, जब काम नहीं था मैंने निकाल दिया, क्लियर। एम्प्लॉयज विल गेट मेडिकल, सर्वरल एंड अदर बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट जैसे मैंने बताया, अलग अलग फैसिलिटीज। नो बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर दी वर्कर्स। एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉयज, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज। एग्जाम्पल, शॉप कीपिंग, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्क, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। यहाँ अगर देखोगे मेडिकल स्टोर का मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइज होगा, छोटी दुकान डाल के मैं बैठा हूँ, मुझे असिस्टेंट के लिए 2 लोग चाहिए, मैंने लिए, जब मुझे जरूरत नहीं लगी मैंने निकाल दी। जबकि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स की सेहत, सिक्योरिटी और उनके सारे चीज़ों पर ध्यान जाता है कि वो जो काम कर रहे हैं उससे उनको नुकसान पहुंचे तो हेलमेट भी दिया गया, यानी प्रॉपर उनको सिक्योर एनवायरनमेंट में वर्क कराया जाता है, क्लियर। आगे देखते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अगेन अब इसको ध्यान से देखना है, यहां पर भी क्वेश्चन कैसा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब ये मत समझना कि ये जो पब्लिक एंड प्राइवेट है ये वही पब्लिक प्राइवेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ 2 आइकन लगाए, एक तो लगाया ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक में लगाया रिलायंस। दोनों ही अगर आपने ज़्यादातर सुना हो, इसके बारे में तो बहुत सुना होगा कि जियो हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जियो का नेट, फ्री का नेट जिसको हम बोलते हैं। ये एक पर्टिकुलर पर्सन की कंपनी है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन, क्या नाम है, मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। जबकि ONGC गवर्नमेंट ओन्ड है, ये सरकार के यहाँ पर 50% से ज़्यादा शेयर है इस कंपनी पे। मान लो ONGC को बनाने में 10,000 करोड़ लगे तो 5,000 करोड़ पैसा भारत सरकार ने दिया। तो मालिकाना हक, द अथॉरिटी इज सेट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट का अधिकार चलेगा, गवर्नमेंट के अंदर काम होगा, इससे जितनी इनकम गवर्नमेंट कमाएगी वो गवर्नमेंट ही यूज करेगी। मुकेश अंबानी जितनी इनकम कमाएगा वो मुकेश अंबानी जी यूज करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑनरशिप के बेसिस पे, है ना, ऑनरशिप के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इन दोनों को इवैल्यूएट कर रहे हो। तो पब्लिक सेक्टर, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स द सर्विसेज। जैसे इंडियन रेलवे सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, भारत सरकार का है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, रेलवेज हम सब एक्सेस करते हैं, पैसा देते हैं रेलवे को और रेलवे की सर्विस हम एक्सेस कर रहे हैं। रेलवे की अथॉरिटी भारत सरकार के पास है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं
जहां पर रेलवेज भी प्राइवेटाइजेशन में जा चुका है, ठीक है, और भारत में भी उसका कुछ स्कोप आ रहा है। और हमारे यहाँ कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो सरकार ने प्राइवेट, जैसे जयपुर एयरपोर्ट हो गया, या आप बात करोगे कि मध्य प्रदेश का एयरपोर्ट हो गया इंदौर का, वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा चुका है फॉर द मेंटेनेंस। कई बार प्राइवेटाइजेशन इज गुड फॉर द सर्विसेज अच्छी डेवलप होती है, इसलिए सरकार उनको दे देती है, तो एम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाता है। इंडियन रेलवे, सेल, ओएनजीसी, भेल, जैसा मैंने बताया। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू दी टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस एंड सर्विसेज रेंडर बाय इट। और अपने इस उपक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास अलग अलग जगहों से पैसा आता है, उसके इस एम्प्लॉयमेंट को वो चलाते हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर न्यूमरस पब्लिक सेक्टर एनवायरमेंट्स जो आपको दिख सकते हैं। इंडियन रेलवेज हो गया, भेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, गेल हो गया, बहुत सारे, क्रिस गेल नहीं, गेल, GAIL, गेल, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को, हमारे आदरणीय जमशेद टाटा की जो है उनके हैं, और अभी जो है इसको रतन टाटा इसको संभाल रहे हैं। टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा के ट्रक्स, टाटा की टेक्नोलॉजी, टाटा की चाय, टाटा की हम बात करते हैं कार्स, टाटा का हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रोल, तो बहुत सारा, TCS, तो प्राइवेटली ओन। इन प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप इज असेट डिलीवर्ड बाय पर्सन इज हैंड्स ऑन द इंडिविजुअल, किसी की भी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी का मेन उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, तो इसलिए अक्सर प्राइवेटाइजेशन इज नॉट ट्रीटेड गुड फॉर द कंट्री बिकॉज प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट फर्म्स मोस्टली कंसंट्रेटेड टू अर्न द प्रॉफिट एंड मनी, so they are not basically liable to the development of the country, but that is not completely true, it is partially true, but बात हम चैप्टर के हिसाब से कर रहे हैं, तो बेसिकली उनका मुनाफिट जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग ही है। प्राइवेट कंपनीज एक्वायर शेयर्स एंड स्पेंड मनी ऑन सर्विसेज एंड जनरेट देयर एक्टिविटीज, एंड गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन पब्लिक फैसिलिटीज। डिफरेंस क्या है? प्राइवेट तो चार्ज करती है काम करने का और ज़्यादा चार्ज करती है, जबकि सरकार सस्ते में देती है और एक्सपेंड करती है पब्लिक फैसिलिटीज। यानी ओएनजीसी से जितना मुनाफा कमाएगी, सैनिटाइजेशन, बेटर वर्क, ड्रिंकिंग वाटर, या लोगों के ऊपर जो सर्विसेज हैं उसको खर्च करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो ये तो बात हुआ पब्लिक एंड प्राइवेट का। अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस क्या है, ये इन क्वेश्चंस को आप कैसे समझोगे? सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको हम ऐसे समझेंगे जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आने के बोर्ड के परस्पेक्टिव से, ठीक है। सबसे पहले तो उस क्वेश्चन की जो मैं बात करूँ जो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है। एक तो सेकेंडरी सेक्टर का हम जो बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सेकेंडरी और टर्शियरी के बीच का डिफरेंस। जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो आपको स्ट्रेट टू द आस्क पॉइंट ही लिखने हैं, ठीक है। दूसरा इस चैप्टर में जो डिफरेंस आने वाले सेगमेंट है वो है आपका जो रिसेंटली हमने पढ़ा, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये डिफरेंशिएशन आ सकता है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का हमने भी बात की कि पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, दोनों की हमने बात की। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछा जाता है वो है आपका ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये तो मेजॉरिटी में वो 3 टॉपिक्स हैं जिसमें डायरेक्ट टू आस्क क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अब एक बहुत कॉमन चीज जो इस चैप्टर के अंदर हमको याद रखनी है, जिसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी, यानी प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर के अंदर जो शिफ्ट हुआ उसको आप कैसे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। यानी व्हाई देयर हैज बीन मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टर्शरी सेक्टर रादर देन प्राइमरी सेक्टर, कि क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्राइमरी सेक्टर की टर्शरी सेक्टर के अलावा, यानी प्राइमरी से टर्शरी में क्यों ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो इसके लिए 2 पॉइंट हमेशा याद रखने। पहला पॉइंट तो डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एक्सेस जो है एजुकेशन का जो है, एजुकेशन लीड्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर, और उस डेवलपमेंट के लिए, उस टर्शरी सेक्टर के डेवलपमेंट की वजह से प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादातर रुझान जो है लोगों का सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में जाता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी दो चीज़ ये हो गई कि प्राइमरी से शिफ्ट टर्शरी में। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, यानी हमने ये भी बात की थी कि जो एम्प्लॉयमेंट का शिफ्ट है वो भी हम क्या देख रहे हैं 40 ईयर्स में, देख रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है कहाँ पर, टर्शरी सेक्टर में। तो 2 क्वेश्चन ये आते हैं कि व्हाट इज द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट in the GDP of India in comparatively higher than tertiary in respectively primary and secondary। एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है।
दूसरा क्वेश्चन कि जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है टर्शरी का इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ बात करेंगे, ये तो बात होगी इतनी। अब एक पॉइंट हम ये देखेंगे कि जो एक कॉन्सेप्ट इसमें हमने देखा था, एक बार पीछे हम इसको जाके बात करेंगे। हाँ, ये वाला नरेगा वाला, तो नरेगा पे एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अक्सर आपको पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या होता है। टू डेवलप स्किल इज नेसेसरी, यानी स्किल डेवलपमेंट जरूरी है फॉर जनरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फॉर जनरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासेस एन एक्ट, एक एक्ट पास किया गया है मनरेगा। एक्सप्लेन दैट एक्ट, यानी उसे एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी या एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करें। तो ये जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। वहीं अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए कि एनटीएससी के पर्सपेक्टिव से आ गया, तब आप इसका आंसर क्या, इसके अंदर आप क्या आंसर दोगे। ठीक है, पॉइंट्स में समझ लेते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन है और मैं इसको लिख देता हूं कि एक्सप्लेन, यहाँ पर इसको हम एक बार देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ देखते हैं दोबारा। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर मनरेगा। मनरेगा के लिए इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, और करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करें। स्टेटमेंट 1 है, फॉर एग्जांपल, इट इज स्टार्टेड इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया विद राइट टू वर्क। ठीक है, राइट टू वर्क के साथ भारत के 625 स्टेट्स में एक साथ स्टार्ट किया गया। देन इट अश्योर्स 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट अश्योर्स 100 days ऑफ फिक्स एम्प्लॉयमेंट टू द ऑल रूरल पॉपुलेशन विच वर एम्प्लॉयड इन द वर्क। ठीक है, और स्टेटमेंट 3, if there is no employment generated then allowances was given by government, which of the following statement is r/correct। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट्स के आधार पर भी यहाँ पर क्वेश्चन देखना है। तो इस तरीके से एनटीएससी में भी और इस तरीके से बोर्ड्स में भी, दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या इनकी जो प्रायिकता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो ज़्यादा हो जाती है। क्लियर, तो यहाँ तक का हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब एक बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट में इसको हम पढ़ेंगे, और इस पूरे चैप्टर को जो हमने देखा है उसको एक बहुत छोटे समराइज सेक्शन में इसके क्वेश्चंस को हम एक छोटे से लूप के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो यहाँ देखे, अब एक छोटा सा इस पूरे ओवरऑल चैप्टर का एक समराइज वे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने बात की सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले तो इसमें हमने क्या देखा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने देखे सेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहले हमने बात की थी प्राइमरी, यानी जो मेजॉरिटी में किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे। देन हमने बात की सेकेंडरी, और देन तीसरी हमने बात की टर्शरी। 3 सेक्टर्स, तीनों का जो कंबाइंड प्रोडक्शन है, उसे हमने किस में पढ़ा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके लिए भी हमने पढ़ा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। बेसिकली इसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम, जिसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ देखा था, हमने डेवलपमेंट में भी देखा था। तो ग्रॉस डोमेस्टिक, तो तीनों सेक्टर की जो कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन है, वो तीनों सेक्टर की कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है। फिर हमने बात की थी कि जो ये शिफ्ट है वो कैसे डिफरेंट अलग अलग पैरामीटर्स पे गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। यानी हमने बात की थी एक तो एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट जो हुआ था, एक हमने बात की जो शेयर है जीडीपी में वो कितना था। ठीक है, ये सब तो हमारा फर्स्ट सेक्टर तक लिमिटेड था। फिर उसके बाद हमने जो यहाँ बात की थी वो हमने बात की थी कि अलग अलग सेक्टर्स में, यानी अलग अलग सेक्शंस में जो इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स हैं, यानी सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमने बात की थी दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट की। पहला तो हमारा था डिसगिव्स एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा था हमारा, और सेकंड जो था हमारा वो था अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ठीक है, हमने बात की थी अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा हमने बात की थी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो ये पूरा जो छोटा सा जो डायग्राम है उसका पर्पस ये है कि जितने ये पॉइंट्स वो हैं जिसको याद रखते हुए आपको इस चैप्टर को याद रखना है, यानी इस स्कोप के बाहर हमको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है या ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इस पूरे स्कोप के अंदर रह के ही आपको इस चैप्टर को समराइज करना है, इस चैप्टर को समझना है, इसको मेमोराइज करना है। क्लियर? तो जहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ा इसको रिवाइज करें, रिकॉर्ड करें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसके हमने 2 लेक्चर्स किए। इस चैप्टर को रिवाइज करें, रिकॉल करें एंड डू लाइक सब्सक्राइब मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का चैनल, हमारा मोशन फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।